हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अयोध्या में रैली, भगवान श्री राम लला के करेंगे दर्शन, रामायण कालीन वृक्ष भी लगाएंगे शाह। जन विश्वास यात्रा का स्वागत करेंगे सीएम योगी, कार्यक्रम को लेकर तैयारी हुई पूरी, 40 से 50 हजार लोग आने की है संभावना। आज जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी अध्यक्षता, कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के पंथा चौक पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 3 आतंकवादी ढेर, 4 पुलिसकर्मी घायल। ओमिक्रॉन के 2 नए लक्षण आए सामने, कोरोना के पुराने वेरिएंट से बिल्कुल अलग है लक्षण, देश में संक्रमितों की संख्या पहुंची 1000 के पार। 2 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी मेरठ के सरधना में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें, यूपी के इस पहले खेल विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह के लिए पुलिस प्रशासन दिन रात तैयारियों में जुटी हुई है। सलावा में जर्मन हैगेन से शिलान्यास समारोह के लिए पंडाल सजाया जा रहा है, साथ ही सलावा के पुलिस चौकी को भी आयोजन के लिए रेनोवेट किया जा रहा है। राम मंदिर के पक्ष में फैसला आने के बाद पहली बार देश के गृह मंत्री अमित शाह आज अयोध्या दौरे पर पहुंचेंगे। आपको बता दें, जहां वो भगवान श्री राम लला का दर्शन कर मंदिर निर्माण के कार्य को भी देखेंगे। इसके बाद अयोध्या में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अयोध्या में उनके भव्य स्वागत की तैयारी शुरू कर दी गई है, जहाँ उनके पहुंचते ही भव्य स्वागत किया जाएगा। बता दें कि भारतीय पार्टी के महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह विधानसभा अयोध्या में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे। वहीं वो सरयू नदी पर आरती पूजन के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। इस जनसभा में 1 लाख लोग शामिल होंगे। यूपी के अयोध्या में आज होने वाली गृह मंत्री अमित शाह की रैली के पहले बीजेपी के युवा कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली। कार्यकर्ताओं ने अयोध्या की सड़कों पर अपनी सियासी ताकत दिखाई। वहीं आज गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत के लिए अभूतपूर्व तैयारी की गई है, जिसको लेकर युवा नेता विकास सिंह ने बताया कि जीआईसी के मैदान में गृह मंत्री अमित शाह की होने वाली रैली में लाखों लोगों की भीड़ जुटाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। वहीं जिसको लेकर शहर के मुख्य मार्गों पर बाइक रैली निकालकर गृह मंत्री अमित शाह की रैली को सफल बनाने के लिए लोगों से अपील की जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पंजाब में 3 जनवरी को होने वाली रैली को रद्द कर दिया गया है। वो मोगा में एक चुनावी रैली को संबोधित करने वाले थे। आपको बता दें कि राहुल गांधी पार्टी का 137वां स्थापना दिवस मनाने के बाद इटली रवाना हो गए। हालांकि इसे उनकी पर्सनल विजिट बताई जा रही है। राहुल गांधी इन दिनों इटली की यात्रा पर है। इस बारे में कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि राहुल गांधी संक्षिप्त निजी दौरे पर है। बीजेपी को इस बारे में आवश्यक रूप से अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए। सुरजेवाला ने कहा कि राहुल गांधी 5 जनवरी को भारत आ जाएंगे, वो सभी के संपर्क में है। बता दें कि राहुल गांधी के इटली जाने से पहले पंजाब के मोगा में 3 जनवरी को रैली का कार्यक्रम था, जिसे राहुल गांधी संबोधित करने वाले थे, लेकिन इससे पहले वो पार्टी का स्थापना दिवस मनाकर विदेश रवाना हो गए हैं। लिहाजा पंजाब का कार्यक्रम फिलहाल रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें, वहीं रैली कब होगी इस बारे में पार्टी की तरफ से अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने बिगुल फूंकना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस जंग में पूरी तैयारी के साथ उतर पड़े हैं। बीजेपी द्वारा चलाई जा रही जन विश्वास यात्रा कानपुर पहुंच चुकी है, जिसका स्वागत स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। वहीं कार्यक्रम की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। सुरक्षा को भी चाक चौबंद कर दिया गया है। वहीं जनपद के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह और पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी ने कार्यक्रम स्थल पर जनपद और जनपद के बाहर से आए सभी पुलिस कर्मियों और सरकारी कर्मचारियों के साथ उनकी जिम्मेदारी के संबंध में जानकारी दी है। बताते चले कि कार्यक्रम में लगभग 40 से 50 हजार लोगों के आने की संभावना है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं और साथ ही बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी को मास्क के साथ और सैनिटाइजर के बाद ही एंट्री दी जाएगी। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्माई ने कन्नड़ समर्थक संगठनों से आज निर्धारित राज्यव्यापी बंद वापस लेने की अपील की है। ये संगठन महाराष्ट्र एकीकरण समिति की गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। बोम्माई ने कहा कि पहले
ही कन्नड़ विरोधी ताकतों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और उनके प्रतिबंध संबंधी मांग के कानूनी पहलुओं पर विचार कर रहे हैं। बता दें कि महाराष्ट्र एकीकरण समिति लंबे समय से बेलगावी में मराठी भाषी क्षेत्रों का महाराष्ट्र में विलय करने का अभियान चल रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल कानपुर पहुंची, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अपना दल और बीजेपी ने साथ मिलकर हमने विकास के काम किए हैं और उत्तर प्रदेश के होने वाले विधानसभा चुनाव में भी अपना दल और बीजेपी साथ चुनाव लड़ेगी, लेकिन अभी सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है। जल्द ही इस पर फैसला होगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि विपक्षी दल विकास कार्य को अपने द्वारा किए गए शिलान्यास बता रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार जिस कार्य का शिलान्यास कर रही है उसे पूरा भी करा रही है और पिछली सरकारों से छूटे कार्य को भी पूरा कर रही है। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय 31 दिसंबर को उत्तराखंड दौरे पर होंगे। इस दौरान जहां वो आम आदमी पार्टी की चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे तो दूसरी ओर आखिरी 75 दिनों की रणनीति पर भी मंथन करेंगे। बता दें कि प्रवक्ता नवीन पिरशाली ने बताया कि राय यहां पार्टी पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक लेंगे, बूथ से लेकर रैलियों समेत आगामी रणनीतियों की समीक्षा करेंगे। साथ ही चुनाव को लेकर आखिरी 45 दिन की रणनीति को लेकर आप पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी। राय की समीक्षा बैठक में कर्नल कोठियाल, आप प्रभारी दिनेश मोहनिया, आप सह प्रभारी राजीव चौधरी समेत चुनाव कमेटी के लोग मौजूद रहेंगे। आज जीएसटी परिषद की बैठक होने वाली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। इस बैठक में अन्य बातों के अलावा टैक्स स्लैब को युक्ति संगत बनाने पर राज्यों के मंत्रियों की समिति की रिपोर्ट पर चर्चा होगी। बैठक में कुछ उत्पादों पर उलट शुल्क ढांचे में सुधार पर भी चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि टैक्स स्लैब के युक्तिकरण से संबंधित मंत्री समूह जीएसटी परिषद को रिपोर्ट देंगे। समिति ने रिफंड भुगतान को कम करने में मदद करने के लिए एक उलट शुल्क संरचना के तहत वस्तुओं की समीक्षा की है। इसके अलावा फिटमेंट कमेटी, जिसमें राज्यों और केंद्र के कर अधिकारी शामिल हैं, ने स्लैब और दरों में बदलाव और छूट सूची से वस्तुओं को हटाने के संबंध में मंत्री समूह को कई बड़ी सिफारिशें की हैं। यूपी के कौशाम्बी में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह चायल विधानसभा पहुंचे, जहां प्रदेश अध्यक्ष ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी ने कौशाम्बी में विकास के तमाम कार्य किए हैं। साथ ही स्वतंत्र देव सिंह ने आगामी विधानसभा चुनाव का भी जिक्र किया और कहा कि उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव जातिवाद परिवारवाद का चुनाव नहीं है, बल्कि ये चुनाव राष्ट्रवाद का चुनाव है। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर प्रहार किया और कहा कि 2017 से पहले जब प्रदेश में योगी जी की सरकार नहीं थी, तब बिजली का तार पकड़ने से करंट नहीं लगता था, बल्कि बिल पकड़ने से करंट लगता था। 2017 से पहले शाम 6 बजे ही प्रदेश में हमारी बहन बेटियों को गुंडे उठा ले जाते थे, उनकी स्कूटी छीन ली जाती थी। लेकिन वहीं जब से प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है, तब से उत्तर प्रदेश में राम राज है और हमारी बहन बेटियां सुरक्षित है और उसके साथ ही अपराध पर भी अंकुश लग गया है। जब भी चुनाव आते हैं तो चुनाव आयोग मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने का काम करता है। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो एक बार फिर से चुनाव आयोग लोगों को जागरूक करने के लिए जनपद में एलईडी वैन शुरू की गई है, जो कलेक्ट्रेट स्थित तहसील सदर सभागार में रवाना हुई, जिसमें एसडीएम किंशुक श्रीवास्तव ने बताया कि मतदाताओं की जागरूकता के लिए एलईडी वैन के माध्यम से और ईवीएम मशीन से किस तरीके से वोट डाली जाती है उसके प्रति जागरूक किया जाता है। बजरंग दल हमेशा किसी न किसी वजह से चर्चा में बना रहता है। गैर धर्म के त्योहारों के जश्न से एक बार फिर बजरंग दल को हिंदुत्व खतरे में नजर आने लगा है। वाराणसी में अभी 25 दिसंबर को बजरंग दल ने चर्च के बाहर धर्मांतरण के खिलाफ हनुमान चालीसा का पाठ किया था, तो वहीं अब बजरंग दल ने नववर्ष का जश्न न मनाने की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि हिंदू संगठन ने शहर के मॉल और रेस्टोरेंट के बाहर पोस्टर लगा दिए हैं। पोस्टर में लिखा है कि नए वर्ष का जश्न मनाना सनातन परंपरा के खिलाफ है। वाराणसी के कंटेनमेंट इलाके में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इलाके के मॉल, रेस्टोरेंट और होटलों के बाहर चेतावनी भरे पत्र लगाने शुरू किए हैं। बजरंग दल का कहना है कि काशी में दुनिया के लोग यहाँ धर्म, ज्ञान, अध्यात्म और मोक्ष के लिए आते हैं। काशी की महत्वपूर्ण पहचान इस नगर की प्राचीनता और आध्यात्मिकता है और हम इसे बर्बाद नहीं होने देंगे।
यूपी के अमेठी में हाल ही में मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ है। इसमें कुछ युवक एक लड़की के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे थे। जानकारी के अनुसार ये मामला अमेठी कोतवाली क्षेत्र के रायपुर फुलवाड़ी गांव का है, जहां के रहने वाले एक युवक के घर से कुछ दिन पहले 2 मोबाइल फोन चोरी हो गए थे और सीसीटीवी कैमरे में ये चोरी की वारदात कैद हो गई थी। चोरी करने वाली लड़की की शिनाख्त कर लोगों ने पकड़ लिया और जहाँ उसके ऊपर 3rd डिग्री टॉर्चर का इस्तेमाल किया गया। आपको बता दें कि लोगों ने पिटाई करते हुए वीडियो बनाया, जो कि वीडियो कहीं से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बता दें कि वह वीडियो इतना वायरल हुआ कि इस पर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पीड़िता से फोन पर बात कर उसे न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अमेठी की पीड़िता बच्ची से फोन पर बात की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बच्चे से कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं और दोषियों को सजा दिलवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगी और हर तरीके से लड़ाई लड़ूंगी। प्रियंका गांधी ने इस मामले का वीडियो शेयर करते हुए योगी सरकार पर निशाना भी साधा था। ओमिक्रॉन के चलते देश में संक्रमण का खतरा एक बार फिर से मंडरा रहा है। तीसरी लहर की आहट भी शुरू हो गई है। बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए अब प्रशासन ने मुंबई में धारा 144 लागू कर दी गई है। मुंबई में 7 जनवरी तक धारा 144 लागू रहेगी। इसके साथ ही नए साल के जश्न मनाने पर भी रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि मुंबई में बीते दिन कोरोना के 2510 नए मामले सामने आए, जिसको लेकर प्रशासन ने धारा 144 लागू करने का फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर नए साल का जश्न मनाने पर भी रोक रहेगी। रेस्टोरेंट, होटल, बार, पब, रिजॉर्ट और क्लब में 30 दिसंबर से 7 जनवरी तक कोई पार्टी नहीं होगी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के तेजी से बढ़ते मामले चिंता बढ़ाने लगे हैं। राज्यों में पाबंदियों का दौर शुरू हो चुका है। देश में कई राज्यों ने अपने अपने कोरोना की गाइडलाइंस कड़ी कर दी है। जानकारी के लिए बता दें कि डेल्टा की तुलना में ओमिक्रॉन भले ही हल्का हो, लेकिन इसकी संक्रमणता दर बहुत ज्यादा है और कोई भी इसकी चपेट में आसानी से आ सकता है। डेल्टा की तुलना में ओमिक्रॉन के लक्षण भी अलग है। हेल्थ एक्सपर्ट कोरोना के लक्षणों पर विशेष ध्यान देने की सलाह दे रहे हैं, ताकि समय रहते इसे बढ़ने से रोका जा सके। एक्सपर्ट्स ने लोगों को अपनी स्किन पर ध्यान देने की सलाह दी है। उनके रिसर्च से पता चला है कि एक लक्षण ऐसा है जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता। इस लक्षण से स्किन पर रैशेज हो सकते हैं। ZOE कोविड लक्षण स्टडी ऐप के अनुसार ओमिक्रॉन से संक्रमित ज्यादातर लोगों ने स्किन पर चकत्ते की शिकायत की है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एक प्रमुख लक्षण है और इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यूपी के दुर्गा शंकर मिश्रा ने नए मुख्य सचिव का काम संभाल लिया है। आपको बता दें कि दुर्गा शंकर मिश्रा 1994 बेंच के यूपी कैडर के IAS अधिकारी हैं और इतना ही नहीं, मिश्रा दिल्ली मेट्रो के चेयरमैन भी है। दुर्गा शंकर मिश्रा आज रिटायर होने वाले थे। सरकार ने उन्हें 1 साल का सेवा विस्तार दिया है। जानकारी के मुताबिक दुर्गा शंकर मिश्रा एयरपोर्ट से सीधे चुनाव आयोग की बैठक में शामिल होने पहुंच गए। आपको बता दें कि योगी सरकार ने नए मुख्य सचिव के तौर पर दुर्गा शंकर मिश्रा की नियुक्ति का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। राजधानी दिल्ली में नए साल की पूर्व संध्या को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जिसके चलते 31 दिसंबर को रात 9 बजे से राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। DMRC ने इसकी जानकारी दी है। बता दें कि नए साल की पूर्व संध्या को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी कई पाबंदियां लगाई हैं, जिसके तहत रात 8 बजे के बाद कैनॉट प्लेस में सभी तरह के वाहनों का प्रवेश बंद करने का फैसला किया गया है। यूपी के प्राइमरी और जूनियर स्कूलों में आज से 14 जनवरी 2022 तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। बेसिक शिक्षा विभाग के टाइम एंड मोशन स्टडी के आदेश के तहत पहली बार शीतकालीन अवकाश दिया जा रहा है। इससे पहले जिलाधिकारी के आदेशों के तहत कई जिलों में स्कूलों में छुट्टी रही है। यह आदेश कक्षा 1 से 8 तक पर लागू होगा। बता दें कि ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए स्कूल किसी भी छात्र को आने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए पहले अभिभावकों से सहमति लेनी होगी। साथ ही शिक्षक, कर्मचारी और छात्र छात्राओं के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इसको लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा के आदेश पर गाइडलाइन जारी की है, जो कि यूपी के सभी बोर्डों के स्कूलों पर ये गाइडलाइन लागू होगी।
देश के कई राज्यों में जगह जगह बारिश का आलम है और ठंड से लोगों की हालत खराब है। वहीं चेन्नई शहर में कई स्थानों पर भारी बारिश के बाद करंट लगने से 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं अन्ना नगाटो इलाकों में वीआर मॉल की छत का एक हिस्सा भी टूटकर गिर गया। बारिश के चलते सड़कों और निचले इलाकों में पानी भर गया है। सड़कों पर पानी भरने के बाद माउंट रोड सहित कई इलाकों में घंटों तक ट्रैफिक जाम रहा। भारी बारिश के बीच डैम में 1000 क्यूसेक पानी भी छोड़ा गया है, जिसके बाद चेन्नई में रेड अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल करंट की चपेट में आकर मरने वालों की पहचान हो चुकी है। बताया जा रहा है कि रोया पट्टेहा में अन्ना द्रमुक पार्टी के मुख्यालय में भी पानी पूरे तरीके से भर गया है। बिहार में 1 जनवरी को कोहरे के बीच ठंड बढ़ जाएगी। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि 31 दिसंबर से बिहार में रात के तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट आएगी, जिसमें कि पटना समेत राज्यों के अन्य जिलों में ठंड पड़ने लगेगी। साथ ही बिहार में आने वाले 3 दिनों में मौसम पूरी तरह बदल जाएगा। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 24 घंटे में राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान है। जयपुर में स्वाधीन फाउंडेशन की ओर से जयपुर क्रिकेट लीग का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि 2 जनवरी से शुरू होने वाली इस लीग में जयपुर के 250 वार्ड के 4000 से ज्यादा खिलाड़ी खेलते नजर आएंगे। जयपुर क्रिकेट लीग को नॉन आउट फॉर्मेट पर खेला जाएगा, जिसमें फाइनल मुकाबला जीतने वाली टीम को 1 लाख का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं लोग के आयोजक मोहब्बत इकबाल ने बताया कि जयपुर के 10 क्रिकेट ग्राउंड में मैच खेले जाएंगे। इस लीग में 350 मैच होंगे और हर टीम 2-2 मैच खेलेगी। इसके लिए शहर के 10 अलग अलग क्रिकेट ग्राउंड का चयन किया गया है, जिसमें मैच टेनिस बॉल से 10-10 ओवर के खेले जाएंगे और सेमीफाइनल और फाइनल मैच लेदर बॉल से 20-20 ओवर के होंगे। बता दें कि लीग का शुरुआती मैच मानसरोवर के केएल सैनी स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसमें रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन भी होगा। चीन की तरफ से एक बार फिर बड़ी गुस्ताखी की गई है। चीन हमेशा की तरह भारत के आड़े आता रहता है और अपनी नापाक हरकतें दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। आपको बता दें कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 15 स्थानों का नाम बदल दिया है। उसने क्षेत्रों को चीनी अक्षरों और तिब्बती व रोमन वर्णमाला के आधार पर रख दिया है। जानकारी के अनुसार चीन का मानना है कि अरुणाचल प्रदेश दक्षिण तिब्बत का हिस्सा है और भारत ने उस पर गैर कानूनी कब्जा जमा रखा है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक साल 2017 में भी चीन ने ऐसा ही दुशासन किया था। तब उसकी तरफ से 6 जगहों के नाम बदले गए थे, लेकिन ना तब भारत की प्रतिक्रिया में कोई बदलाव देखने को मिला था और ना ही अब कोई देखने को मिल रहा है। भारत का स्टैंड हमेशा से स्पष्ट रहा है। अरुणाचल प्रदेश भारत का ही अहम हिस्सा है और चीन का उस पर कोई हक नहीं है। सिनेमा के दीवाने सिर्फ हम ही नहीं बल्कि फिल्मी जगत के स्टार भी होते हैं। सिनेमा का यही प्रेम हमें एक्टर बनने को प्रेरित करता है और यही थिएटर में फिल्मों को देखने के लिए खींचकर भी लाता है। बता दें कि एक्टर्स आम दर्शकों की तरफ थिएटर में जाकर फिल्में नहीं देख पाते। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा ही हुआ साउथ सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस साई पल्लवी के साथ। आपको बता दें कि साउथ सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस साई पल्लवी अपनी फिल्म को देखने के लिए थिएटर गई। सेलेब्स होने के नाते वो खुलकर तो सिनेमा घर में ना जा सकती थी, इसलिए उन्होंने खुद को बुके में छुपाकर अपनी फिल्म को देखा। साई पल्लवी ने अपने फैंस के बीच थिएटर में बैठकर फिल्म देखी और उसे एंजॉय भी किया। इतना ही नहीं, कोई साई पल्लवी को पहचान भी नहीं सका और वो बिना किसी मुश्किल के अपनी फिल्म श्याम सिंह रॉय को देखकर वापस लौटी। अब साई पल्लवी का एक वीडियो इंटरनेट पर सामने आया है, जो कि फैंस में काफ़ी शेयर किया जा रहा है। फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग भारत में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हर पल न्यूज़। हर पल आपके साथ।